आज जो हमारा सेशन है उस पर हमने बात करनी है डिफरेंट टैब्स और जो अमेज़ॉन के हमारे बहुत सारे टैब्स हैं जिन्हें हम लोग अक्सर लोग जो है लिस्टिंग कर रहे होते हैं उनको यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि इन टैब्स को हमने जो है वो किस तरह से यूज़ करना है अमेज़ॉन के डिफरेंट टैब्स को। ठीक है, तो कुछ जनरल टैब्स हैं जो कि हम लोग रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले एक टैब है, लेट्स से आप ऑर्डर्स के अंदर जाएं तो मैनेज ऑर्डर्स में एक आपका आ रहा होता है, क्लिक करें मैनेज ऑर्डर्स पे। ठीक है जी, अच्छा मैनेज ऑर्डर्स में आपके पास ये टैब आ रहा होता है। इसमें आप ये देखते हैं कि जी मुझे टोटल ऑर्डर्स जो हैं वो कितने जनरेट हुए हैं, कितने दिनों में कितने ऑर्डर जो हैं वो मुझे जनरेट हुए हैं। डेट रेंज वहाँ पे आ रही है 90 डेज़ की फॉर एग्जांपल। आप इस डेट रेंज को जो है वो चेंज करके आपको बताता है कि FBA के कितने ऑर्डर्स आए अभी, क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर पे जो है MFN आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हम FBA के पोर्टल में अवेलेबल है कि हमें FBA के थ्रू जो है लास्ट 90 डेज में कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। अगर आप क्लिक करेंगे व्यू MFN ऑर्डर्स पे, नॉन क्लिक करें व्यू MFN ऑर्डर्स पे, तो वो आपको दिखाएगा कि लास्ट 90 डेज में आपकी जो FBM के ऑर्डर हैं वो कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा स्टॉक्स जो है वो FBA हुआ हुआ है, इस वजह से आपके वहाँ पे FBA के ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, दोबारा वो देखिए ऊपर FBA आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके FBA के कितने ऑर्डर हैं। क्लिक करें FBA पे। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर्स आ रहे होते हैं नॉर्मली, यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। ऑर्डर डिटेल के अंदर ये ऑर्डर आईडी है जो अमेज़ॉन की तरफ से जनरेट हुआ है, ये बायर है, ये उसकी डिटेल आ रही है, ये प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आ रही है, पेमेंट कंप्लीट हो गई है हमारी। ठीक है, और हमने अमेज़ॉन में FBA किया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्पैच हो गए हैं वहाँ पे। अच्छा, एक इसके अंदर फीचर ऑप्शन होती है कि अगर आप लोग जैसे लिस्टिंग प्रोमोटर्स के थ्रू जो है वो आप लोग रिव्यूज लेते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास अमेज़ॉन के अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल है कि जिन लोगों ने ऑर्गेनिकली आप लोगों के प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, आप उनसे ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एक्सपेंसेस आप लोग उनसे कैसे रिव्यू जो है वो ले सकते हैं। तो ऑर्डर आईडी पे आप लोग क्लिक करें, ऑर्डर डिटेल्स पे देखें ये ऑर्डर की डिटेल आ गई है कि इस बंदे ने आपको ऑर्डर दिया है, कब कब कहाँ कहाँ इसका ऑर्डर जो है वो दिया, ये उसका एड्रेस है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है रिक्वेस्ट अ रिव्यू की। ठीक है, इस पे क्लिक करें रिक्वेस्ट अ रिव्यू पे। रिक्वेस्ट अ रिव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन के बिल्ट इन एल्गोरिथम के थ्रू आप जो है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी लिखा आ गया नॉट एलिजिबल एट दिस टाइम। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट अ रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, तो अमेज़ॉन एक दफ़ा आपको अलाउ करता है कि आप कस्टमर को जो है वो रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी दफ़ा अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू आप करते हैं और ऑलरेडी अगर आपने ना किया हो तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है यस या नो की। आप सिंपली यस के टैब पे क्लिक करें तो अमेज़ॉन की तरफ से मैसेज चला जाएगा कस्टमर को कि आपने जो प्रोडक्ट बाय किया प्लीज़ रेट द सेलर और रेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिकली रिव्यूज जो हैं विदाउट हेल्प ऑफ लिस्टिंग प्रोमोटर्स आप लोग रिव्यूज ले जो है उनसे रेटिंग्स या रिव्यूज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को यूटिलाइज कब करना है? इस ऑप्शन को आपने यूटिलाइज तब करना है जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया हो और डिलीवर हुए हुए को 8 से 10 दिन हो गए हो। ठीक है, उस वक्त ये ऑप्शन को यूज करना आपने, उससे पहले इस ऑप्शन को यूज नहीं करना आपने। आप 5-6 दिन हुए होंगे, आप क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, कि आप उसे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू की, आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, ओके, वापस आ जाना ऑर्डर्स पे। तो उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास आती है क्रिएट MCF ऑर्डर्स। MCF ऑर्डर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? मल्टी चैनल जी, क्या होती है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट? अगर हमारी अपनी वेबसाइट है जो एक्सटर्नल वेबसाइट है, अगर हमें उससे भी ऑर्डर प्रोसेस करवाना है तो हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस से डिस्पैच। जी बिल्कुल, MCF यही है। MCF ये है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, कि अगर आपका स्टॉक्स जो है आपके स्टॉक्स जो है FBA के वेयर हाउसेस में पड़े हुए हैं अमेज़ॉन के, और आप एक अपनी वेबसाइट पे भी उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और चैनल पे, लेट्स से eBay पे, वॉलमार्ट पे या शॉपिफाई स्टोर पे आप लोग उसको जो है वो सेल कर रहे हैं, तो फिर आप MCF के थ्रू अपने कस्टमर को अमेज़ॉन से डिलीवर करवा सकते हैं, क्योंकि आपके स्टॉक्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़े। इस वजह से अमेज़ॉन एज अ कोरियर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आपके eBay के कस्टमर को या वॉलमार्ट के कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करवा देता है MCF के थ्रू। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करते हैं, कस्टमर डिटेल देते हैं, ठीक है, और
स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइटेड दो ऑप्शंस आपको आ रही होती है। स्टैंडर्ड में पैसे कम पड़ेंगे, एक्सपेडाइटेड में आपको ज़्यादा पड़ेंगे। इसमें अमेजोन आपसे सिर्फ जो है वो FBA की फीस चार्ज करेगा, रेफरल फी जो होती है ऑर्डर के ऊपर वो आपसे चार्ज अमेजोन नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्डर रिपोर्ट्स, ओके, ऑर्डर रिपोर्ट्स में है, आप नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं कि आप अपनी डेट रेंज को सिलेक्ट करके, ठीक है, तो चेक कर सकते हैं। आप एक रिपोर्ट एक्सेल की डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने एक महीने के अंदर कितनी सेल्स जो है वो की हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो इतना मैंने वेयर हाउस में भेजा था, इतने मेरे यूनिट्स जो है वो सेल हो गए हैं और इतने जो है वो पेंडिंग है। वैसे लिस्टिंग के बैकएंड पे भी ये ऑप्शन जो है वो आ रही होती है कि जितने यूनिट सेल होते हैं उतने अमेजोन के एंड से वो डिडक्ट होते जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में है, ओके, एडवर्टाइजिंग के अंदर ये तो मैनेजर है, इसके अंदर उस बात एक ऑप्शन आती है आपके पास वाइन प्रोग्राम की। वाइन पे क्लिक करें। वाइन प्रोग्राम क्या होता है? वाइन प्रोग्राम बेसिकली ये है कि आप लोगों ने अगर वाइन के बहुत सारे ऐसे जो हैं वो बायर्स हैं जो कि आपको रेट करते हैं और इस चीज़ पे रेट करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो फिर आप लोग अगर ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, वाइन प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों को एक्सेस दिया जाता है जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप लोगों को ऑप्शन दी जाती है कि आप लोग वाइन कस्टमर से रिव्यू ले सकते हैं। वाइन कस्टमर के रिव्यूज़ का फ़ायदा क्या होता है? वाइन कस्टमर के रिव्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर वाइन कस्टमर ने आपको रेट किया है तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट ट्रस्टेड बायर्स होते हैं वो अमेजोन के, जो आपको वाइन के ऊपर रेट करते हैं। लेकिन वाइन को अगर आपने चलाना है तो उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स जो हैं आपके वेयर हाउस से अमेजोन निकालेगा और अपने 10 वाइन कस्टमर्स को भेजेगा और वो 10 वाइन कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपको रेट करेंगे। वाइन के जो नॉर्मल ड्यूटी के अंदर जो चार्जेस आ रहे हैं वो 300 पाउंड आ रहे हैं, 300 पाउंड आप देंगे, उसके बाद आप वाइन प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो जाएंगे। और यूएस के अंदर ये जो चार्जेस हैं दैट इज 2500 300 पाउंड। अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम के ऊपर वाइन एक्टिवेट किया है, 300 पाउंड उन्होंने चार्ज किया वाइन के, ठीक है। वाइन का जो है वो कस्टमर भी आ रहा होता है। अगर आप अमेजोन ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे अमेजोन का टैब ओपन करें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइन कस्टमर कैसे रेट कर रहे होते हैं।
बेसिकली नहीं, यहाँ पे जहाँ पे रिव्यूज नीचे आ रहे हैं ना, यहाँ पे जब वाइन प्रोग्राम आपको रेट करता है तो यहाँ पे मेंशन होता है कि ये वाइन रिव्यूअर है, ठीक है, उसके साथ लिखा होगा कि वाइन का जो रिव्यूअर है उसने आपको रिव्यू दिया हो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का एक इशू आया जो कि हमने देखा, वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने वाइन प्रोग्राम के अंदर जब एनरोल किया तो कुछ जो वाइन रिव्यूअर्स हैं उन लोगों ने उनको 5 स्टार रेट किया, जबकि 2 से 3 लोगों ने उनको 1 स्टार रेट किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर लेट से 1 या 2 वाइन रिव्यूअर ने आपको 1 स्टार रेट किया और बाकी 8 ने आपको 4 स्टार या 5 स्टार रेट किया, देन इट्स फाइन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है। लेकिन अगर सारे रिव्यूअर्स ने आपको वाइन के अंदर 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार रेट किया, इसका मतलब फिर ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी। तो जब आप लोगों ने वाइन रिव्यूअर प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपने आप को एनरोल कराना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी बात ये है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, फिर ही वाइन रिव्यू प्रोग्राम के साथ जो है वो अफिलिएट करें, वरना मत करें, ठीक है। डील्स, क्रिएट अ न्यू डील। अच्छा ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स की डील्स होती हैं जो कि अमेज़न वक्तन फवक्तन जो है वो आप लोगों को ऑफर करता है कि आप लोग डिफरेंट डील्स के अंदर एनरोल होकर तो आप अपने प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये डील्स जो है वो फ्री नहीं होती हैं, अमेज़न आपको चार्ज करता है इसके लिए। समटाइम 50 पाउंड चार्ज करेगा वीक के लिए या 10 दिन के लिए अगर आप डील चला रहे हैं, समटाइम 100 पाउंड जो है वो आपको चार्ज करेगा, ठीक है। आप इनमें से किसी भी एक डील के ऊपर, लेट्स से एनी टाइप डील है, 7 डेज की डील चल रही है, लाइटनिंग डील चल रही है, तो आप लोग यहाँ पे अपना एस इंपोर्ट करते हैं और एस इंपोर्ट करने के बाद आप लोग ये देखते हैं कि मैं इस डील को चलाने के लिए इस प्रोग्राम में एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप एलिजिबल ना हो तो फिर आपको किसी किस्म की कोई डील अमेज़न जो है वो ऑफर नहीं करता। इस डील को चलाने के लिए नॉर्मली आप तब जो है वो एलिजिबल होते हैं जब आपकी सेल्स कंसिस्टेंट होती हैं। लेट्स से आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो 4 5 6 सेलें अगर आपको डेली आ रही हैं तो फिर अमेज़न की डिफरेंट डील्स के अंदर आप लोग जो है वो एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। वाउचर्स भी सेम इसी तरह के होते हैं। लेट्स से डील्स में जब आप लोग लगते हैं ना तो फिर पहले पेज पे जो अगर यहाँ पे जाए अमेज़न, लेट्स से आपने किसी किस्म की कोई डील्स अगर लगाई हुई है ना तो फिर यहाँ पे डील्स की ये देखें, टुडेज डील के अंदर आपका प्रोडक्ट भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी एक डील के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, नीचे आए थोड़ा सा, ये देखें, अगर लाइटनिंग डील्स में है तो फिर आप लाइटनिंग डील्स में आ रहे हैं, या 7 डे डील है, किसी भी एक डील के अंदर आपने इस कैटेगरी के अंदर लगाया हुआ है तो फिर आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहा होगा। वाउचर्स, क्रिएट अ न्यू वाउचर, ठीक है। यहाँ पे कोई एक एसी जो है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको वाउचर बेसिकली लगाने की कि आपने 5% का वाउचर देना है, 10% का वाउचर देना है, 20% का वाउचर देना है, तो वो वाउचर आप लगा देते हैं जब वहाँ पे, तो फिर बेसिकली वाउचर्स की इसी तरह यहाँ पे जैसे डील्स आ रही है यहाँ पे वाउचर्स का टैब आ रहा होता है, वाउचर्स में भी आपका परसेंटेज ऑफ के साथ जो है वो प्रोडक्ट शो हो रहा होता है। इससे भी बहुत सारे लोग जो हैं डेली बेसिस पे क्या करते हैं कि वाउचर्स के अंदर जाके देखते हैं कि जी कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने आज जो है वो वाउचर्स लगाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो बूस्ट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जो हैं प्राइम मेंबर्स के लिए, आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देना चाहते हैं अगर सिंपली, तो वो भी आपको यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ पे जो है उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसिकली प्राइम मेंबर्स के लिए होता है, ठीक है। रिपोर्ट्स, अच्छा रिपोर्ट्स में एक सेक्शन होता है, नॉर्मली हम इसको नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसको देखना चाहिए। पेमेंट्स पे क्लिक करें, ठीक है, ये देखें नीचे है और नीचे है, और अच्छा अभी यहाँ पे बैलेंस जो है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप ना पेमेंट्स की रिपोर्ट्स आ रही होती है, ठीक है। अच्छा पिछली ट्रांजैक्शन कुछ रह करें इमरान, पीछे जाके सेटलमेंट पीरियड चेंज करें, ये वाला करना, ये देखें, ये आपको अमेज़न डिटेल बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स कितने के बिके, उस पर अदर चार्जेस क्या पड़े, एफपीए की फीसेस कितनी पड़ी,
शिपिंग चार्जेस कितने थे, अमेजोन की फीसेस कितनी थी, अदर्स कितने थे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, आप इनको इंडिविजुअली भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे व्यू ट्रांजैक्शन फॉर दिस पीरियड, तो आपको मैन्युअली एक एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट दिखाएगा। करेंगे नीचे ये देखिए, आपको एक एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट दिखाएगा। सर्विस फीस कितनी पड़ी, डिलीवरी लेबल्स परचेज किया आपने अमेजोन के थ्रू, वो कितने के आपको पड़े, ये चार्जेस आपको पड़े। तो टोटल ईच ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है आपको दिखाता है। पीपीसी आपने कितने की चलाई, उस पर वैट कितना पड़ा, ये सारी पेमेंट डिटेल्स के अंदर आपको दिखाता है ये सारी चीज़। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना टैली कर सकते हैं अमेजोन के साथ कि आपको जो एक्सपेंसेस अमेजोन ने डाले हैं वो किस तरीके से डाले हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स में और नॉर्मली बिजनेस रिपोर्ट्स को जो है वो उनको हम वो करते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स पे एक बार देखते हैं। ये देखें बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर नीचे आए, बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर जब आप आते हैं तो डैशबोर्ड पे आप देख रहे होते हैं कि जी आपकी सेल्स जो है, नॉर्मली लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि इतनी हमारी सेल्स है, वो ये यहाँ पे इस चीज का। इसके अलावा हम लोग एक एक एसएन को, इस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें डिटेल पेज। ये देखिए आपको एक एक एसएन की डिटेल दिखाएगा कि जी ये एसेंस है, इस पे आगे जाके नीचे से जाके इसको लेफ्ट साइड पे लेके ये देखिए, ये जो बेसिकली चीज होती है ना आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका यूनिट सेशन परसेंटेज कितना रहा है, 25, 97, इट शुड बी अबव 40%। ठीक है, यूनिट सेशन परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने देखना होता है कि कितने लोग हमारी लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है और उसके बाद उसकी कन्वर्जन कितनी हो रही है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट्स में आके हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, ओके, परफॉर्मेंस में आ गए। परफॉर्मेंस के अंदर एक ऑप्शन आता है अकाउंट हेल्थ, क्लिक करें। अकाउंट हेल्थ में ये देखें, आपने यहाँ पे देखना होता है कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट तो नहीं बढ़ा। ठीक है, आपके अकाउंट की हेल्थ क्या जा रही है, गुड है तो ठीक है, यहाँ पे आ गई है तो अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, रेड पे आ गई है तो किसी वक्त भी आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो सकता है। तो अकाउंट हेल्थ को हम लोग हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी अकाउंट हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा अगर आपके ऑर्डर कैंसिलेशन हुई है या आपका रिटर्न रेट जो ओडीआर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर आपका अकाउंट या लिस्टिंग बंद होने का चांसेस का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हमने देखना है। प्लस यहाँ पे भी ये ऑप्शंस आ रही होती हैं। अभी तो खैर लेट्स से ये फॉर एग्जांपल सारी जीरो हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखें कोई 1 आ रहा है या 2 आ रहा है तो फौरी तौर पे आपको उस पे एक्शन जो है अमेज़न को सबमिट करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ेगा कि जी अगर ये इशू आया है तो ये क्यों आया और हम इसको कैसे टैकल करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट अमेज़न आपकी लिमिटेड सर्विसेज एक्सेस कर देगा और आपका अकाउंट लेटर ऑन बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने वीक में एक दफ़ा ज़रूर अकाउंट हेल्थ को गो थ्रू किया करें कि आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आ रहे किसी चीज़। ठीक है, फीडबैक्स। ओके, ये देखिए फीडबैक्स जो है वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप लोग होलसेल कर रहे हैं तो। ठीक है, होलसेल में आपका बाय बॉक्स आपके प्राइस के बाद फीडबैक्स के ऊपर चल रहा होता है। जितने ज्यादा फीडबैक्स आपके पास अवेलेबल होते हैं उतना ही ज्यादा चांस होता है आपको कि बाय बॉक्स आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फीडबैक्स बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, उसकी पैकिंग कैसी थी, उसका डिलीवरी टाइम कैसा था। ठीक है, नीचे अगर आप जाएंगे तो डिटेल आ भी रही होगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे जैसे इसने मुझे नेगेटिव रेट किया हुआ है, फीडबैक मेरा खराब हुआ हुआ है, ये 5, 5, 4, 5, तो ये चीज़ें सारी आपकी जो है वो कस्टमर बेसिकली आपको करता है। एक तो रिव्यू देता है और एक आपकी प्रोडक्ट के ऊपर दो किस्म, एक तो रेटिंग होती है प्रोडक्ट की, एक रेटिंग होती है अकाउंट की जिसको फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने ये फीडबैक्स भी जो है वो ज़्यादा अपने, ताकि अगर हम लेट से कल को अगर होलसेल करें तो फिर हमें बाय बॉक्स जो लेने का चांस है वो बहुत ज़्यादा होगा हमारे पास। जी, अभी जो आपकी रेटिंग 2 आई है दिखाइएगा।
तो ये जो रेटिंग है ये तो लिस्टिंग की वजह से मिसलीडिंग लिस्टिंग है जी। इसमें आपको क्यों आया है? ये तो क्योंकि listing को आना क्योंकि चाहिए। मेरे अकाउंट के ऊपर है ना, आप मैं wholesale बायर कर रहे हूँ, हैं। मैं सेलर हूँ। आप तो होलसेल कर रहे हैं। नहीं, मैं पीएल कर रहा हूँ। अच्छा ये PL जी, ये पीएल का है। आप होलसेल बोला था इसके लिए। हाँ, नहीं होलसेल फीडबैक्स लेने के लिए इम्पोर्टेंट फीडबैक्स अगर आपके ज्यादा है तो होलसेल में आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। जस्ट इन केस अगर हम होलसेल पे आते हैं तब ये वाला जो point तब है, ये फीडबैक मुझे नहीं पड़ेगा। हाँ ये रिवर्ट हो ये जाएगा। रियल लिस्टिंग पे जाएगा, लिस्टिंग वाले को जाएगा। जी, ये और- पीएल का और- केस है, इस वजह से मुझे और पता अगर है। शिपमेंट डिले होती है तो भी रिवर्ट तो शिपमेंट पे अगर फीडबैक गलत मिलता है तो आप एफबीए कर रहे हैं तो अमेज़न उसको लगने नहीं देता। और अगर फॉर एग्जांपल लग भी जाए तो अमेज़न के साथ केस ओपन करें आप, अमेज़न उसको रिवर्ट बैक कर देता है। ओके, आगे नेक्स्ट। A to Z गारंटी क्लेम है। नॉर्मली ये अगर आप लोगों ने किसी चीज की कोई वारंटीज को गारंटीज दी हुई हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे जो है इस ऑर्डर आईडी को प्रोसेस करवाते हैं। लेट्स से आपने लिखा कि जी 1 ईयर वारंटी है या गारंटी है इस चीज की, ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं फुलफिल की तो फिर आपको ये गारंटी क्लेम हिट होगा। अगर नहीं नॉर्मली हम लोग देते हैं तो फिर वो हमें नहीं पड़ता। चार्ज बैक क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स क्या होते हैं, किसी को पता है? सर ये रिडीम भी होते हैं, जिसे हम रिडीम करते हैं कुछ। चार्ज बैक क्लेम्स क्या होते हैं? कोई बंदा बैंक से जो चार्ज बैक कर जी बिल्कुल, आपने बाइंग की मेरे अकाउंट के ऊपर आके और आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया अपने दोस्त का, ठीक है। अब आपके दोस्त को जब मैसेज आया कि जी 100 पाउंड की आपने बाइंग की है, तो वो अमेज़न से कांटेक्ट करेगा या अपने बैंक से कांटेक्ट करेगा कि भाई मैंने ये 100 पाउंड की जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने नहीं की है, तो बैंक उसको रिवर्ट बैक कर देगा। तो बैंक जब रिवर्ट बैक करेगा तो किससे लेगा? अमेज़न से लेगा ना, कि भाई जान ये यहाँ पे यूज हुआ है तो इसके पैसे वापस नहीं, हमने ट्रांजैक्शन नहीं की। तो जब अमेज़न वो 100 पाउंड आपके अकाउंट से डिडक्ट करके वापस देगा तो फिर अमेज़न आपको चार्ज बैक क्लेम डालेगा कि आपने बोगस ट्रांजैक्शन की है अमेज़न के ऊपर, और इसकी पेनल्टी ये है कि आप लाइफ टाइम बैन होते हैं, ठीक है। फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता दोबारा अगर आपको एक दफा चार्ज बैक क्लेम करे। इसमें कसूर आपका नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि किसने चार्ज बैक डाला आपके ऊपर। आपका कंपैटिटर भी डाल सकता है आपके ऊपर चार्ज बैक क्लेम, ठीक है, आपको पता नहीं होता कि किसने डाला। लेकिन अगर लेट से चार्ज बैक क्लेम आपको डल गया तो फिर उसकी वो जो है अमेज़न कोई ऑप्शन नहीं है कि अमेज़न आपको ये कहे कि जी आप ये अकाउंट आपको करवा सकते हैं। आप सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन लिख के दे सकते हैं अगर अमेज़न की मर्जी है, लेकिन अभी तक मैंने 5-6 सालों में नहीं देखा कि किसी को चार्ज बैक क्लेम जो है वो पड़ा और अमेज़न ने उसका अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया। जी सर, चार्ज बैक क्लेम से कैसे बचा जा सकता है? देखिए नॉर्मली वो तो अगर आप लेट्स से कंपैटिटर अगर आपका है और उसकी कोई बहुत ज़्यादा जो है लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करके वो इस तरीके से जो है वो नॉर्मली आप पे अटैक भी अगर करना चाहता तो वो कर सकता है। लेकिन आप इससे आप ये कहें कि जी आप बिल्कुल सेफ हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी ऐसी है नहीं अमेज़न के अंदर कि आपको चार्ज बैक लेना पड़े। जी सर मैकेनिज्म क्या है? जैसा आपने ना बोगस ट्रांजैक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या है कि बाइंग आप किसी और से करवा रहे हैं, जी तो ये आपने तो देखिए हमारी डिस्क्रिप्शन है। नहीं बाइंग उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें ये चीज़ है कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा आपने तो पैसे लेके बेचा ना, हमने कहीं से buy लेकिन वो क्रेडिट कार्ड जिसका यूज हुआ था उसने कहा कि जी मैंने तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं की। किया। सर वो तो डिस्क्रिप्शन हमारी है ना कि हम किसी का लेके कर रहे हैं। नहीं वो आप तो सेलर काम कर रहे हैं, आप तो बाहर है नहीं। आप किसी से अगर लेकर कर रहे हैं, लेट्स से आप अपने भाई का कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप मुझे चार्ज बैक तो नहीं ना डालेंगे। तो चार्ज बैक कौन डालेगा आपको? चार्ज बैक वो डालेगा आपको आपने जिससे बगैर पूछे उसका कार्ड यूज किया है। तो सर हमारा कंपटीटर किस तरह चार्ज बैक डाल सकते हैं? बेसिकली देखिए स्कैमिंग करेंगे ना, स्कैमिंग है एक तरह की कि जी आपने जो है मेरे से बाइंग कराई और आपने कार्ड जो है कनाडा का, यूके के अंदर आपने बाइंग की कार्ड आपने कनाडा का यूज कर दिया, ठीक है, और कनाडा वाले ने बाद में लेटर ऑन कहा कि जी मैंने तो यूके में ट्रांजैक्शन की नहीं है, तो वो चार्ज बैक डलेगा फिर आपको। इसका भी कोई एल्गोरिथम या कोई इसका पॉलिसी नहीं इसका ऐसा सच कोई अभी तक वो है नहीं, सिर्फ ये है कि अमेज़न को आप प्लान ऑफ एक्शन दे देते हैं कि जी ये इशू है, मैं मुझे तो पता ही नहीं है कि किसने चार्ज बैक जो है वो किया है, ठीक है। आगे अमेज़न की मर्जी है कि अगर अमेज़न उसको लेट से हैंडल करना। उसके बाद परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन,
परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का जो टैब है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है। आप लोगों ने पिछला पॉइंट वो तो डिक्लेयर नहीं हो रहा क्या चार्ज बैक वाला जी, ये जो आप बाइंग की बात कर रहे हैं, ये कंज्यूमर बाइंग की बात कर रहे जी हैं, कंज्यूमर बाइंग की बात कर रहे जो हैं हमसे चीज खरीद रहा है, जी, जो आपसे चीज खरीदे, जो वो हमसे जो चीज खरीद रहा है वो तो उसकी जिम्मेदारी है, वो किस कार्ड से यूज करता है। जी बिल्कुल, उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, हम तो दुकानदार हैं। जी बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उस पे जो उसने कार्ड यूज किया है, अगर वो एक थर्ड पार्टी स्कैम से कार्ड निकल आया तो उसमें कसूर आपका तो नहीं है, वो तो मैंने पहले ही कहा है कि सेलर का कसूर नहीं होता जी। लेकिन अमेज़न कहता है कि भाईजान ये ट्रांजैक्शन तो हुई है ना, अब मुझे मेरे ऊपर बैंक क्लेम दे रहा है कि जी ये पैसा मेरे यूजर ने नहीं स्पेंड किया, मुझे वापस नहीं, काट के तो उसने आपसे ही देना है, लेकिन बेसिकली उसका जो इफेक्ट है वो आपके अकाउंट पे पड़ता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई हमारा अभी तक कसूर ही नहीं है ना, कोई कसूर नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हम उसको वो करते हैं, क्या कर सकते हैं। अब एक पॉलिसी हमने ऐसी रखी हुई है। बिफोर सेलिंग कोई ऐसा जिस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, 3 स्टेप वेरिफिकेशन आईओटीज के अंदर 3 स्टेप वेरिफिकेशन तक आ रहा है, तो इस तरह का कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं, लेकिन नॉर्मली अमेज़न सिर्फ ये देखता है, लेट्स से अगर आप जब कार्ड क्रेडिट कार्ड बाइंग के लिए अटैच कर रहे होते हैं तो अमेज़न उसको वेरीफाई कर रहा होता है, और अगर लेट्स से अगर वो वेरीफाई कर लिया उसने और फिर भी कोई इशू आया तो 5 दिन तक नॉर्मली अमेज़न उसकी ट्राई करता रहता है कार्ड को चार्ज करने की। अगर ना हो फिर ऑर्डर कैंसिल आपका, नहीं हो तो फिर भी वो उस पे लगा रहता है कि शायद पैसे डिडक्ट हो जाए, बैंक में आ जाए 5 डेज का जो प्रोसेस है वो अमेज़न उसको देखता प्रिंसिपल है। स्पीकिंग तो ये कहती है कि जहाँ से हमने इन्वेंट्री बाय करनी है, अगर हम वहाँ से किसी और का कार्ड यूज करके वो बाय करते हैं तो फिर हमें चार्जबैक क्लेम आना चाहिए। हाँ। कसूर हमारा फिर बनता है। जी हम अगर चीज को बेच रहे हैं और खरीदने वाला किसी और का कार्ड यूज करके खरीदता है तो हाँ। इसमें हमारा तो कोई बिल्कुल हम हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें हमारा कसूर नहीं होता, लेकिन जी बिल्कुल वो उसमें हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऐसा कोई एलटीडी बनवाया मनी लॉन्ड्रिंग फिर हमारा क्या कसूर नहीं। है? अमेज़न में आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट्स से कार्ड में पैसे नहीं है, दूसरे का कार्ड फौरी तौर पर अटैच करेंगे और ट्रांजैक्शन जो है वो डन कर लेते तो वो डिस्क्रिप्शन बायर क्यों नहीं हैं। हाँ, चाहिए? वो बेसिकली बायर के एंड पे ही होता है, लेकिन उसका जो Ban buyer को रिजल्ट चाहिए। है वो हमें एट द एंड जो है वो मैनेज करना पड़ता है। अभी क्या दी हुई है आप ये देखें, अमेज़न सेलर की कितने परसेंट सुनता है? 1%। 99% वो बायर की सुनता है। सर वो बायर ओरिएंटेड जरूर है, जी। कस्टमर ओरिएंटेड जरूर है, फेयर इनफ, समझ आती है ये बात, लेकिन जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है सर वहाँ तो इनको खुद देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और बेसिकली ये इनकी कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट में भी चीजें ज्यादा जी बिल्कुल ये उनके प्रोग्राम एंड लॉन्च पे किया है। ये चीज जो है वो बेसिकली उनके एंड पे है, लेकिन अब उसने एक पॉलिसी ऐसी दी हुई है कि उसको हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ये 1 लाख में से एक अकाउंट ऐसा होता है जिसपे ये इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे चार्जबैक क्लेम सेलर्स को डलने शुरू हो गए, तो ये एक ऐसा जो है इफेक्ट पड़ता है सर अगर जहाँ हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी है फिर भी अगर हेल्थ भी चार्जबैक पड़ गया तो फिर भी। उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को वीकली आप लोग एक दफा जरूर गो थ्रू किया करें। उसकी रीजन ये है कि आप लोग लेट्स से एक बंदा कहता है कि जी मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया, मुझे तो बताया नहीं अमेज़न ने आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर बताया कि अगर 7 दिन के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट ना दिया या आपने इस जो प्रॉब्लम है इसके अगेंस्ट प्लान ऑफ एक्शन हमें ना दिया तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, लेकिन आपने नहीं देखा। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को 7 दिन के अंदर एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू किया करें, ठीक है। कि अगर अमेज़न की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हुई है या किसी एंड से आपको कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो वो यहाँ पे आपको शो होगी और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आखिरी टैब वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या है? वॉइस ऑफ द कस्टमर ये है कि अमेज़न के जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आप लोगों से बाइंग की है वो आपके बारे में क्या फीडबैक रखते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अब ये देखें, ये डिफरेंट लोगों ने मुझे जो है वो रेट किया हुआ कैसे। वेरी पुअर 0 है, पुअर 0 है, फेयर 4% है, 8% जो लोगों ने 8 लोगों ने मुझे किया हुआ है गुड, और 160 लोगों ने मुझे रेट किया हुआ है एक्सेलेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली वॉइस ऑफ द कस्टमर है जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी वॉइस के थ्रू आपको बताया कि ये सेलर जो है वो किस किस्म का है, ठीक है। सर ये रिव्यू अलग से देना पड़ता ये है? रिव्यू नहीं है, बेसिकली ये एक उस बाइंग के अंदर ऑप्शन आ रही होती है जहाँ पे वो अपनी बताता है आपको कि जी ये सेलर है,
ठीक है। उसके बाद नॉर्मली इनमें से कोई बहुत ज़्यादा ऐप यूज़ नहीं होती। B2B में आप जा सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में अगर आपने लेट्स से कुछ करना है, जैसे हम लोग हीलियम का इसमें जाए इमरान, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जैसे हम लोग हीलियम का ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने Amazon से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो फिर आप B2B का फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस फीचर के अंदर जाके आप ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बता रहा है, इन प्रोडक्ट्स के एसिन है, प्राइसेस ये चल रही हैं, अगर आप इन्हें बेचना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जनरेट योर रिपोर्ट में जाके एक पूरी प्रॉपर जो है वो देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स Amazon कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेच रहे हैं, आप भी अगर इन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं तो इन पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये चीज़ जो है Amazon आपको दिखा रहा होगा। उसके बाद एक जनरल टैब है विच इज़ सेलर यूनिवर्सिटी। अगर आपको Amazon से कोई चीज़ सीखनी है, ये अगर आपको Amazon से कोई चीज़ सीखनी है, आपको नहीं समझ आ रही कि Amazon पे मैं ये काम करना है तो कैसे करूँ, तो Amazon के अंदर सेलर यूनिवर्सिटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। आप सेलर यूनिवर्सिटी पे जाएं, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, वीडियोस बनी हुई मिलेंगी कि आप अगर प्रोडक्ट, ये देखें, आपको फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग नहीं करनी आती तो ये देखें, उन्होंने Amazon ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। सेलर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमने ये काम करना है Amazon के अंदर तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सेलर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी गाइडेंस जो है वो Amazon ने आपको प्रोवाइड की हुई है, जहाँ से आप लोग यूज़ करके अपने जो काम है वो उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है,